गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आज की अपनी 3 नवंबर की जो पहली बीएसटी की क्लास है उसमें आपका वेलकम है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था कल, बीमा वाला अपना लेसन चल रहा था कि बीमा क्या होती है। तो अपन ने बीमा का जो अर्थ है, इसकी परिभाषाएं, इसके विशेषताएं आदि का कल अपन ने अध्ययन कर लिया था कि बीमा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या इसका सामान्य अर्थ होता है, बीमा क्या है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, वो सारा अपन ने कल इसमें स्टडी कर लिया था। आज अपन इसमें नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बीमा शब्दावली की। जो बीमा कार्य है या जो बीमा अनुबंध है, उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से इसमें वाक्य होते हैं, कौन कौन से इसमें अपने को शब्दों का उपयोग कि उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से नए शब्द हैं, उन शब्दों को किन रूपों में काम में लिया जाता है, कैसे उनकी पहचान की जाती है, वो सारा अपने को इसमें देखना है। देखो, सबसे पहला इसमें जो शब्द है वो है बीमाकर्ता। यानी वो संगठन या वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे संगठन को क्या करता है, हानि रक्षा का वचन देता है, वो बीमाकर्ता कहा जाता है। अब जैसे मान लो मैं एक बीमा एजेंट हूँ और मैं जिस व्यक्ति का बीमा करूँगा या जो व्यक्ति मेरे से बीमा करवाएगा उसके लिए मैं क्या माना जाऊँगा, बीमा करता। और इसको अपन सामान्य शब्दों में कह सकते हैं बीमा, हाँ, बीमा करने वाला यानी बीमा एजेंट, वही बीमा करता होता है। यानी जो व्यक्ति बीमा करता है या जिस संगठन या जिस कंपनी से अपन बीमा करवाते हैं उसे क्या कहेंगे, बीमा करता संगठन कहा जाता है। यानी जिस व्यक्ति द्वारा बीमा किया जाता है वही बीमा करता कहा जाता है। दूसरा, बीमित या बीमादार, यानी जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है या जिस संगठन का बीमा किया गया है। जैसे मान लो मैंने बीमा करवाया LIC संगठन से, तो LIC तो क्या हो गया, बीमा करता, और मैं क्या माना जाऊंगा, बीमित या बीमादार व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है। तीसरा है प्रीमियम, यानी बीमा करवाते समय जो राशि अपने द्वारा बीमा करता यानी कंपनी को चुकाई जाती है उस राशि को क्या कहा जाता है, प्रीमियम की राशि कहा जाता है। या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बीमित व्यक्ति द्वारा जो राशि बीमाकर्ता को चुकाई जाती है ना, कि बीमित व्यक्ति द्वारा जो राशि बीमाकर्ता को चुकाई जाती है उस राशि को क्या कहा जाता है, प्रीमियम की राशि कहा जाता है। बिना प्रीमियम के बीमा नहीं किया जा सकता या नहीं होता। मतलब जो अन्य बीमा है जीवन बीमा के अलावा, हाँ हाँ, देखो जैसे मान लो बताऊं कि जीवन बीमा है ना, उसमें टाइम पीरियड है कि अपन 5 साल का भी करवा सकते हैं, 15 साल का भी करवा सकते हैं, 20 साल का भी करवा सकते हैं। तो इनमें अलग अलग पॉलिसी होती है, उनका खुद का टाइम डिसाइड होता है कि शिक्षा के लिए है तो वो मैक्सिमम 30 साल तक होगा ना, स्वास्थ्य का है तो वो 18 साल से लेके 70 साल 65 साल जो भी है वो होगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी बीमा है यानी जीवन बीमा के अलावा जो भी है
उन सब में सामान्य रूप से कितना होता है, 12 माह का होता है, यानी 1 साल की बीमा होती है कि हर साल अपने को रिन्यू करानी पड़ेगी वो। हाँ, हर साल देना पड़ता है। नहीं, साल से। हाँ, साल से। ये जो प्रीमियम की राशि होती है सालाना होती है, ना मंथली नहीं होती ना, साल की। और मान लो अपना एजेंट जानकार है तो वो अपने पास से कर सकता है कि अपने से 2 बार ले लिए एक साथ जमा करवा दिए, या अपने से 4 बार ले लिए एक साथ जमा, अपने पास से जमा करवा दिए। तो मतलब अपना जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा कर लिया। कि कई बार एजेंट जो ग्राहक है उसको छूट दे देते हैं कि आप प्रीमियम 4 किस्तों में जमा करा देना, एक बार मैं अपने पास से जमा करा दूँगा, है ना। तो वो जमा तो सालाना ही होगा, लेकिन फिर वो अपन उसको क्या करेंगे, 4 किस्तों में चुकाएंगे। तो होता सालाना जमा ही है सबका, है ना। और जो जीवन बीमा है वो तो लंबे टाइम के लिए भी हो सकती है, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। लेकिन बाकी जितनी भी बीमा है वो सब क्या होती है, जनरली 12 महीने की होती है। 12 महीने बाद अपने को क्या करना पड़ता है, उनको रिन्यू करवाना पड़ता है। उसके बाद में चौथा इसमें शब्द आता है बीमा की विषय वस्तु। अब देखो, बीमा की विषय वस्तु क्या होती है, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु का बीमा करवाया गया वो बीमा की विषय वस्तु कहेगी। अब जैसे मान लो अपन ने अपने घर का बीमा करवाया तो बीमा की विषय वस्तु क्या हो गया, घर। अपनी गाड़ी का करवाया तो बीमा की विषय वस्तु क्या हो गई, गाड़ी। अपनी फसल का करवाया तो बीमा की विषय वस्तु फसल। चिकित्सा का करवाया तो बीमा की विषय वस्तु अपना स्वास्थ्य है ना। कि जिस भी वस्तु का अपन बीमा करवाते हैं या जिस भी वस्तु विशेष का बीमा करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बीमा की विषय वस्तु कहा जाता है। हाँ। वो कारण अलग अलग होता है कि जैसे मान लो अग्नि बीमा करवा लिया अपन ने फसल की, अपने खेत के ऊपर से वो 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, अपन ने अग्नि बीमा करवा ली, लाइन टूट के पड़ गई, खेत में आग लग गई, ठीक है, वो हो गया। या अपने को डर है, हाँ, तो फिर वो तो बात की बात है कि वो क्लेम कितना मिलता है अपने को, है ना, लेकिन वो आएगा उसमें। इनकी भी होती है, हाँ, सबकी होती है ना। सुरक्षा बीमा भी होती है, और अग्नि बीमा भी होती है, चोरी की बीमा भी होती है। तो वो परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि किस परिस्थिति में कौन सा बीमा का नियम लागू होता है। हाँ, तो होता ही है। तो कल मैंने बताया था ना कि इसका कार्य क्षेत्र क्या बहुत ज़्यादा विस्तृत है। आज ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका अपन क्या नहीं करवा सकते, बीमा नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि अपने जो पालतू जानवर हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी जो भी अपन पालते हैं, उनका भी क्या करवा सकते हैं, अपन बीमा करवा सकते हैं। तो वही क्या मानी जाएगी, बीमा की विषय वस्तु वो जाएगी जिस भी वस्तु का अपन बीमा करवाएंगे, चाहे वो जीवित हो, चाहे मतलब सजीव हो या निर्जीव, तो दोनों तरह की। इसके बाद में पांचवा है अल्प बीमा। देखो, अल्प बीमा क्या होता है कि जब कोई संपत्ति का अपन बीमा करवाते हैं तो उस संपत्ति की राशि के अनुसार ये क्या होता है, प्रीमियम तय होता है। कि कम कीमत की वस्तु है तो प्रीमियम भी कम चुकाना पड़ेगा, ज़्यादा कीमत की वस्तु है तो प्रीमियम भी उतना ही लगेगा। एक तो अपन अपनी बाइक का बीमा करवाएंगे तो 1,000-1,500 रुपये में अपना साल का बीमा हो जाएगा, और अपन अपनी गाड़ी का या अपने घर का बीमा करवाएंगे तो उसके लिए 15 से 20 हज़ार रुपये अपने को प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कई बार बीमा एजेंट क्या करते हैं कि उनका जो परिचित है उनको, या अपना टारगेट पूरा करने के लिए वस्तु को क्या करते हैं, कम मूल्य पर मूल्यांकित कर देते हैं, है ना। कि जब उसकी वो सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं तो जैसे मान लो 20,000 की वस्तु है, उसको 15,000 की दिखा दी, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, 15,000। तो प्रीमियम भी कितने के हिसाब से बनेगा, 15,000 के हिसाब से प्रीमियम बनेगा।
तो वो कंडीशन जिसमें किसी संपत्ति का मूल्य कम करके उसका बीमा करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अल्प बीमा। है ना? कि कोई भी वस्तु जिसका अपन बीमा करवा रहे हैं उसका मूल्य यदि वास्तविक मूल्य से कम मूल्यांकित किया जाए तो वो स्थिति क्या कही जाएगी? अल्प बीमा की स्थिति कही जाएगी। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, ना, नहीं रहेगी, वो तो पिछले महीने खत्म हो गई। हाँ, जैसे मान लो 10 मार्च को खत्म होनी है ना, कि 12 महीने की है और अपन ने कब करवाई? 10 जनवरी को बीमा करवाई, तो वो अगले साल किस तारीख को खत्म हो जाएगी? 10 जनवरी को ही खत्म हो जाएगी। हाँ, 10 जनवरी तक चलेगी ना, 11 जनवरी से नहीं काउंट होगी वो। है ना, कि 11 जनवरी से फिर अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका बीमा कंपनी के पास कोई क्लेम नहीं होगा, तो सेम डेट तक चलती है। उसके बाद में छठा है अधिबीमा, यानी इससे उल्टा। अल्प बीमा में तो क्या करेंगे अपन? संपत्ति को कम मूल्य पे दिखाएंगे और इसमें क्या करेंगे? वस्तु का मूल्य बढ़ा हुआ दिखाएंगे, है ना, कि ज़्यादा नुकसान के लालच में। अब ऐसी बीमा कौन करवाते हैं? वो व्यक्ति जो गोदाम वगैरह में ब्लैक मार्केट का सामान रखते हैं, वो करते हैं। है ना, कि गोदाम में एक बार तो माल भर दिया, ठीक है, बीमा एजेंट को दिखा दिया कि देखो माल पूरा गोदाम से भरा पड़ा है, इंश्योरेंस करवा ली। उसके बाद में वो माल को निकाल लिया और जो खराब माल है वो रख दिया गोदाम में, आग लगा दी। हाँ, तो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, क्यों, तो वैसे भी एक्सपायर था और उनको क्लेम भी मिल जाएगा। तो वो होता है अति बीमा, कि जब संपत्ति का मूल्य वास्तविक मूल्य से क्या करके ज़्यादा करके उसका बीमा करवाया जाए ना। कम करके मूल्य कराएंगे तो वो क्या कही जाएगी? अल्प बीमा कही जाएगी। और जब मूल्य ज़्यादा करके अपन उसका बीमा करवाएंगे तो वो क्या कही जाएगी? अधि बीमा कही जाएगी। हाँ, उससे बढ़ा के तो वो अधिक बीमा हो गई, उससे कम करके करेंगे तो वो अल्प बीमा हो जाएगी। उसके बाद में सातवां है पुनर्बीमा। अब देखो पुनर् का मतलब क्या होता है? दूसरी बार। हाँ, एक ही वस्तु का बीमा दूसरी बार करवाना। नहीं, एक बार खत्म होने से पहले दूसरी बार करवाना। हाँ, अब देखो होता कैसे, जैसे मान लो मेरा दोस्त है, उसने बाइक खरीदी 10 जनवरी को, इंश्योरेंस करवा लिया 2018 को, बाइक खरीदी 10 जनवरी 2018 को, इंश्योरेंस करवा लिया। उसने मेरे को बाइक कब बेच दी? 1 फरवरी 2018 को वो बाइक मैंने उससे खरीद ली। इंश्योरेंस तो रहेगी, फिर भी मैं क्या करूँगा? अपना जोखिम कम करने के लिए उसका दोबारा इंश्योरेंस करवाऊंगा। है ना, कि मेरे को मान लो उस पर विश्वास नहीं है या मैं ये नहीं चाहता कि उसके नाम से बीमा है तो क्लेम उसको मिलेगा। है ना, तो ऐसे झंझट से बचने के लिए मैं क्या करूँगा? इस तारीख को दोबारा उसका बीमा करवा लूँगा दूसरी कंपनी से या उसी कंपनी से दूसरी बार। तो वो क्या हो जाएगा? दोहरा बीमा। है ना, पुनर्बीमा या दोहरा बीमा। ठीक है। उसके बाद में अगला है दोहरा बीमा। ये भी वही है, एक ही अर्थ में ले जाते हैं दोनों। उसके बाद में अगला है बीमा पत्र। अब देखो बीमा पत्र क्या होता है? अगला इसमें टॉपिक है बीमा पत्र। अब देखो कि जैसे मान लो अपना बीमा है और अपन ने उस बीमा पे क्लेम किया, तो क्लेम करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए?
कोई सबूत तो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट। तो जब अपन बीमा करवाएंगे तो बीमा कंपनी वाले अपने को जो कागज देंगे, उस कागज को क्या कहा जाता है? बीमा पत्र कहा जाता है। यानी वो कागज तो सबूत है कि कल को कोई दिक्कत होगी तो वो कागज तो अपने को चाहिए। जैसे कोई सामान खरीदते हैं अपन, तो उसका क्या होना चाहिए अपने पास? बिल होना चाहिए। कि बिल नहीं होगा तो अपन उस पर क्लेम कर सकते हैं क्या सामान खराब आ गया तो? नहीं कर सकते। तो कम से कम बिल तो अपने पास होना ही चाहिए। ऐसे ही बीमा क्या करते हैं, जब अपन बीमा करवाते हैं तो जो अपने को रसीद या जो पेज देते हैं या जो कागज देते हैं, उस कागज को क्या कहा जाता है? बीमा पत्र कहा जाता है। और उसमें लिखा क्या रहता है? बीमा की तारीख, शर्तें, क्षतिपूर्ति, वचन, है ना, कि कब एक्सपायर होगी, कब रिन्यू करवाना है, कौन सी कंपनी की है, किस चीज़ की है ना, तो वो सारी डिटेल उस पर लिखी रहती है। तो वो जिस कागज़ पे लिखी रहती है उसे क्या कहते हैं? बीमा पत्र कहा जाता है। ठीक है। देखो, बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख होता है, यानी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिस पर देय प्रीमियम का जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित के मध्य अनुबंध किया गया है। तो उस कागज के आधार पर तो अनुबंध किया गया है ना। तो कोई सामान खरीदेंगे तो अपना अनुबंध किसके आधार पर होता है? बिल के आधार पर, कि अगले ने अपने को बिल दिया है, इसका मतलब अपन ने उससे सामान खरीदा। तो ऐसे बीमा पत्र वाले भी अपने को जो बिल देंगे, उस बिल को क्या कहा जाता है? बीमा पत्र कहा जाता है। अगला, कालानुक्रमिक बीमा। कालानुक्रमिक ना, कालानुक्रमिक बीमा पत्र। देखो, कालानुक्रमिक बीमा पत्र क्या होता है? यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी डेट क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। यानी अपन ने 12 महीने का बीमा करवाया तो 12 महीने उसके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब अपने को उसको रिन्यू करना है तो क्या चुकाना पड़ेगा? पहले प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। प्रीमियम चुकाएंगे तो अपनी बीमा क्या हो जाएगी? वापस रिन्यू हो जाएगी। और बीमा नहीं चुकाएंगे तो वो क्या रहेगी? ड्यू चलती रहेगी, यानी बाकी, है ना। चुकाएंगे नहीं तब तक तो बाकी रहेगी। तो उस कागज का फिर कोई मतलब है क्या अपने लिए? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने किसी काम का ही नहीं है। काम का वो कब होगा? जब अपन उस पर अगली बार की जो प्रीमियम है वो प्रीमियम चुका देंगे। उसके बाद में है एश्योरेंस। लगभग ये पूछा जाता है। हाँ, एश्योरेंस। हाँ, अब देखो, एश्योरेंस क्या होता है? एश्योर शब्द का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, यानी गारंटी देना, अश्योर्ड करना, है ना, गारंटी देना होता है। तो गारंटी अपन किसकी दे सकते हैं? जिसका अपन ने क्या किया है? प्रीमियम लिया है, उसके बदले क्षतिपूर्ति का अपन क्या देते हैं? वचन देते हैं, है ना। और वचन ही क्या है? एक तरह से गारंटी, है ना, कि बीमा कंपनी अपने को वचन तो देती है कि यदि ऐसा होगा तो आपको क्या मिलेगी? क्षतिपूर्ति मिलेगी। उस वचन के बदले तो अपन क्या चुकाते हैं? प्रीमियम चुकाते हैं। बदले में अपने को कुछ बेचते थोड़ी हैं, कुछ नहीं बेचते, एक वचन ही तो देते हैं कि यदि जो कारण यहाँ लिखे हुए हैं उन कारणों से हानि होती है तो आपको क्या मिलेगी? क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो उस वचन के बदले ही तो अपन उसको प्रीमियम चुकाते हैं, है ना, कि उन्होंने अपने को बेचा थोड़ी है। बेचा तो क्या दिया? एक बीमा पत्र दिया है, एक 10 पैसे का कागज। उस कागज के पैसे थोड़ी चुकाते हैं अपन। अपन तो उस वचन के पैसे चुकाते हैं जो बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को दिया जाता है ना। वचन भी किस चीज का? सुरक्षा और क्षतिपूर्ति का वचन, है ना। और सामान्य रूप से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जीवन बीमा में किया जाता है ना, कि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति होती है। बाकी में तो क्या होती है? वास्तविक हानि की भरपाई भी होती है ना। और इसमें क्या होती है? केवल जीवन बीमा के संबंध में ही क्षतिपूर्ति का वचन लागू होता है, क्योंकि जीवन बीमा में क्या नहीं होती?
वास्तविक हानि की भरपाई नहीं की जा सकती, है ना। कि मान लो किसी व्यक्ति का हाथ कट गया तो बीमा कंपनी वाले हाथ थोड़ी लगा देंगे, और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो सेम दूसरी कार मिल सकती है ना। तो जीवन इसका इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जीवन बीमा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये क्या करता है? उस वचन को इंगित करता है या उस वचन के बारे में बताता है जो बीमा कंपनी द्वारा किसको दिया गया है? बीमित व्यक्ति को दिया गया है। और किसके संबंध में दिया गया है? क्षतिपूर्ति के संबंध में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे क्या कि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए किया जाता है और ये उस वचन को प्रदर्शित करता है या इंगित करता है जिसके द्वारा बीमा कंपनी क्या करती है? क्षतिपूर्ति का वचन देती है। ठीक है, उसके बाद में है इंश्योरेंस। अगला जो शब्द है वो है इंश्योरेंस। और जीवन बीमा के अलावा जीवन बीमा के अलावा जितनी भी बीमा पॉलिसियां हैं उन सब में क्या किया जाता है? इंश्योरेंस की जाती है ना। एश्योरेंस तो किसमें है? जीवन बीमा में। और इसके अलावा अपन जितनी भी बीमा करते हैं, चाहे वो अग्नि बीमा हो, समुद्री बीमा हो, वाहन बीमा हो, चोरी का बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो, बाकी सब में क्या किया जाता है? इंश्योर, है ना, किया जाता है, जिसमें हानि की संभावना पाई जाती है। तो बाकी सब में हानि की पाई जाती है ना। तो हानि के लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसको इंश्योर कर सकते हैं कि यदि आपको हानि होती है तो आपको पूरी पूरी क्या मिल सकती है? क्षतिपूर्ति की राशि मिल सकती है, यानी वास्तविक हानि ना। वचन तो पूरी कर देते हैं वो ना, कि जब अपन बीमा करवाएंगे तो अपने को इतना, मतलब वो कहावत है कि सोने का पार्ट दिखाएंगे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको तो कुछ नहीं करना, गाड़ी कहाँ खड़ी कर देना? शोरूम में ले जाके खड़ी कर देना, बीमा कंपनी वाले अपने आप ठीक करवाएंगे, है ना। और उसके बाद जब बारी आती है तो फिर उसका सर्वे भी होता है, उसकी जांच भी आती है, जांच रिपोर्ट भी बनाई जाती है। अपन ने मान लो क्लेम कितने का किया? 10,000 का क्लेम किया, तो वो उस क्लेम को कम करते करते कहाँ तक ले आएंगे? 4 या 5,000 पे ला के सेटल करेंगे। अब मान लो, हाँ, अब मान लो लगे, हाँ, अब लगे कितने? 10,000, और बीमा कंपनी अपने को कितने दे रही है? 4-5,000 ही दे रही है, तो बाकी तो अपने पास से ही लगे, है ना। तो वो एश्योर कहाँ हुआ? हाँ, उसी को सही करते हैं, है ना। और वो कहते क्या है, जब एजेंट से अपने मिलेंगे तो वो अपने को गारंटी नहीं देगा, क्या? इंश्योरेंस इंश्योर करेगा कि आप तो बस मेरे पे विश्वास करो, अगर आपकी गाड़ी ठीक भी नहीं होगी ना तो हम आपको क्या दिलाएंगे? नई गाड़ी दिलाएंगे। हम्म, हाँ, हाँ, है। लेकिन तो बात वही है कि फिर वो अटकता रहेगा, है ना, उसमें कोई सार नहीं निकलेगा, वो फिर मामला लटकता लटकता। हाँ, 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 तो करते हैं, करने वाले होते हैं, बहुत खुराफाती होते हैं। हाँ, अब देखो यूट्यूब पे एक वीडियो ऑडियो क्लिप चल रही है जिसमें तो अभी कोरोना के बारे में तो अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट आता ना, उस पर किसी ने केस किया है। हाँ, कोई फौजी था, हाँ, उसने, हाँ, बोला मैं तो दिन में 10 बार फ़ोन करूँगा, तो 10 बार इसकी आवाज़ आनी जरूरी है क्या? तो करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। जब तो क्या भारत को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई कुछ भी कर सकता है ना, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हाँ, बिल्कुल मिलता है। हाँ, अभी लास्ट से पहले की बात है कि, मतलब कहाँ की है वो तो मेरे याद नहीं था, सिर्फ 1 रुपये का झंझट था वो, मतलब दोनों दुकानदार के बीच में। एक तरफ तो सरकार थी, कौन से राज्य की थी, है ना, कोई बिजली के मैटर था, बिजली के केस का, 1 रुपये का झंझट था, और वो कंज्यूमर कोर्ट में चला गया, उसको 4.5 लाख रुपए का वो मिला मुआवजा। हाँ, 1 रुपये के लिए। हाँ, अब मान लो कोर्ट का फैसला आ गया तो वो देना ही पड़ेगा ना, पर वही है कि
हाँ हाँ हाँ, वो फिर बदनामी से डरते हैं, वो है बाकी जितने भी झंझट हैं उन सब झंझटों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उन झंझटों में नहीं पड़ते, वो मैटर को सुलझाने में लगे रहते हैं। हाँ, तो वो होता है इंश्योरेंस। अगला अगला जो टॉपिक है वो है जोखिम, है ना। और जोखिम अपन शुरू से पढ़ते आए हैं कि जोखिम क्या होता है, किसी भी हानि की संभावना को क्या कहा जाता है, जोखिम कहा जाता है। और उसी हानि की संभावना से बचने के लिए अपन क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। जब अपने को ये पता है कि हानि तो होगी ही नहीं, तो अपन इंश्योरेंस थोड़ी करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, है ना। अपने मन में ये डर है कि ऐसा हो सकता है, उस डर से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। अब मैंने कल बताया था कि यदि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस है और उससे एक्सीडेंट होता है तो अपन को कौन सा मुकदमा लगेगा, दुर्घटना का। और इंश्योरेंस नहीं है, फिर एक्सीडेंट हो गया, अगला मर गया, तो अपने पे क्या लगेगा, हत्या का मुकदमा लगेगा, यानी मर्डर का चार्ज लगेगा। और यदि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो वो किस में चला जाएगा, दुर्घटना बीमा, है ना, कि गलती से दुर्घटना हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, जो मरा है उसको मुआवजा देना पड़ेगा। और मुआवजा भी कौन देगी, बीमा कंपनी देगी, क्योंकि अपन ने तो क्या चुका दिया पहले, प्रीमियम चुका दिया। तो अपन तो प्रीमियम चुका के क्या हो गए, इंश्योर हो गए, है ना, ये अपना तो काम हो गया। अब यदि कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी चली जाएगी, बीमा कंपनी की होगी, वो भुगतान करेगी, अपन क्यों करेंगे, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, किसी भी जोखिम को कम करने के लिए या जोखिम का विभाजन करने के लिए या जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वस्तु, जीवित प्राणी, पशु आदि का क्या करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। अंतिम जो टॉपिक है वो है बीमा संकट। अब देखो बीमा संकट होता क्या है, कि जैसे मान लो अपन ने किसी वस्तु का बीमा करवा लिया, तो बीमा करवाने के बाद अपन क्या हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं कि अपनी तो जिम्मेदारी खत्म, है ना। अब कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, बीमा कंपनी की। तो अपन उस वस्तु की केयर करना छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, है ना। और यदि अपन ने केयर करनी छोड़ दी तो वो परिस्थिति कौन सी बन जाएगी, बीमा संकट वाली, कि बीमा करवाने के बाद भी अपने को पहले की तरह ही क्या करनी होती है, वस्तु की देखभाल करनी होती है। और यदि अपन ऐसा नहीं करेंगे तो वो परिस्थिति कौन सी मानी जाएगी, बीमा संकट की। कि बीमा कंपनी को अपन क्या कर रहे हैं, संकट बढ़ा रहे हैं, कि लापरवाही करेंगे, दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बीमा क्लेम। तो बीमा कंपनी को तो क्या हो रहा है, नुकसान हो ही रहा है ना। तो इसलिए देखो इसमें लिखा है, वे कारण जो किसी भी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि को उत्पादन करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बीमा संकट कहा जाता है। और सामान्य शब्दों में वही है कि किसी भी वस्तु का बीमा करवाने के बाद भी अपने को उसका रख रखाव, उसकी देखभाल जैसे पहले करते थे उसी रूप में करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बीमा संकट बढ़ेगा, अपने लिए भी बढ़ेगा और बीमा कंपनी के लिए भी बढ़ेगा। ये तो है नहीं कि केवल बीमा कंपनी को नुकसान होगा, नुकसान अपने को भी होगा, क्योंकि बीमा कंपनी कभी भी क्या नहीं करेगी, पूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करेगी। वो तो अपने हिसाब से सर्वे करके फिर रिपोर्ट तैयार करेगी और 4,000 5,000 जितना भी तय हो गया वो अपने को लेना पड़ेगा। अपन मना भी नहीं कर सकते कि बीमा कंपनी ने 5,000 का क्लेम स्वीकार किया है तो अपन उस पर दोबारा क्लेम थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाकी राशि तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, अपने पास से भुगतान करनी पड़ेगी। तो ये वो परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें क्या करना होता है, पहले की भांति ही विषय वस्तु या जिस वस्तु का बीमा करवाया गया है उसका अपने को क्या करनी होती है, देखभाल करनी होती है। तो ये टॉपिक थे 10 या 11 जितने भी हैं बीमा की शब्दावली। इनमें से निश्चित तौर पे 2 या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इस बार हाँ, इस बार तो संभावना है कि 4 नंबर का पूछा जाएगा
क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि 3 चैप्टर हट चुके, तो उनके नंबर बाकी जो चैप्टर बचे हैं उनमें जोड़े गए हैं। तो इसमें भी 2 नंबर, मतलब 4 नंबर जुड़े हैं। पहले चैप्टर 8 नंबर का था और अभी चैप्टर कितने का हो गया? 12 नंबर का। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। हाँ ना, और हो सकता है कि जो बड़ा प्रश्न आए वो भी इसमें से आ जाए, क्योंकि पहले बड़ा प्रश्न किसमें से आता था? 9 और 10 की यूनिट में से था, अनुबंध वाली यूनिट में से। तो 30 नंबर का प्रश्न आता था 6 नंबर का, 30वां प्रश्न वो किस में से आता था? 9 और 10 की यूनिट में से आता था। अब वो 9 और 10 की यूनिट तो हट गई, तो प्रश्न तो 30 आएंगे ही, 30वां प्रश्न भी आएगा। तो हो सकता है कि वो 30वां प्रश्न कहाँ से आ जाए? इसी यूनिट से आ जाए। हाँ, छोटे भी आएंगे ना, टोटल 12 नंबर के आएंगे। तो 12 नंबर का मतलब एक 6 नंबर का प्रश्न, एक 4 नंबर का प्रश्न। और हाँ, जैसे वैसे टिप्पणी है। हाँ, या ये पूछ लिया कि बीमा जुआ क्यों नहीं है, बीमा को दान क्यों नहीं माना जाता, ऐसे पूछ लिया बीच में से। या बीमा शब्दावली में से पूछ लिया ना, तो किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको शॉर्ट आउट करके अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। उसके बाद में अपन अगले जो क्लास है उसमें देखेंगे बीमा के प्रकार, कि बीमा कौन कौन सी होती है। और वो जैसे अपना सबको पता है कि सबसे पहले जीवन बीमा होती है, फिर अग्नि बीमा होती है, समुद्री बीमा होती है, फसल बीमा होती है, वाहन बीमा होती है, दुर्घटना बीमा होती है, चिकित्सा बीमा होती है, शिक्षा बीमा होती है। तो वो सारे इसमें हैं, इनका अपन अगले चैप्टर में करेंगे। और 2 अलग से योजनाएं चलाई गई हैं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, अलग से बीमा योजनाएं, उनका भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी बीमा योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित की जाती हैं। तो आज अपन अपनी क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।